जरा सोचिए, एक ऐसी खामोश प्रतिज्ञा जिसे पिछले 80 सालों से दुनिया का सबसे अटल सच माना गया था, अब वो टूट रही है। जिस देश ने हमेशा के लिए कसम खाई थी कि वो कभी हथियार नहीं उठाएगा, वो आज दुनिया को अपने सबसे घातक युद्धपोत और लीथल वेपन्स निर्यात करने की तैयारी कर रहा है। ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव है। जापान अपने दशकों पुराने पूर्ण शांतिवाद या कहें पैसिफिज्म को पीछे छोड़कर एक बिल्कुल नई राह पर निकल पड़ा है। ठीक है, तो चलिए इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं और इस बहुत ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल विरोधाभास को समझते हैं। हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जिसे पूरी दुनिया उसकी सॉफ्ट पावर के लिए जानती है, उनकी बेहतरीन कंज्यूमर टेक्नोलॉजी और शांति के लिए उनके संवैधानिक संकल्प के लिए। लेकिन अब एकदम से वही देश स्टील्थ वॉरशिप्स और एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर के निर्यात की तरफ मुड़ रहा है। आखिर ये बदलाव क्या हो रहा है? आज के इस विश्लेषण में एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के नजरिए से इस पूरे मामले को समझा जाएगा। इन 6 प्रमुख बिंदुओं पर बात होगी: पूर्ण शांतिवाद का अंत, यूनिट 731 का काला इतिहास, आर्टिकल 9, उभरते क्षेत्रीय खतरे, मुगामी स्टेल्थ रणनीति और अंत में इंडो पैसिफिक की बदलती सुरक्षा स्थिति। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पूर्ण शांतिवाद का अंत। इतिहास के पन्नों को पलटना जरूरी है ताकि ये समझ आए कि आज का ये सैन्य बदलाव सांस्कृतिक और वैश्विक स्तर पर इतना मायने क्यों रखता है। और ये स्लाइड इस बदलाव को बेहतरीन ढंग से दर्शाती है। 1930 के दशक में मंचूरिया पर कब्जा और फिर पर्ल हार्बर पर हमले के साथ जापान का विस्तारवाद अपने चरम पर था। लेकिन 1945 में परमाणु बम हमलों और आत्मसमर्पण ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1947 में उनका शांतिवादी संविधान लागू हुआ। खैर, 2014 से निर्यात नियमों में थोड़ी थोड़ी ढील दी जाने लगी थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री साने ताकाइची की कैबिनेट के फैसलों के तहत घातक हथियारों के निर्यात पर लगा दशकों पुराना बैन पूरी तरह से हटा लिया गया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, डार्क हिस्ट्री यानी यूनिट 731। उस शांतिवादी संविधान की जरूरत आखिर क्यों पड़ी थी? इसका जवाब दूसरे विश्व युद्ध के एक बेहद खौफनाक इतिहास में छिपा है। इतिहास के ये पन्ने सच में विचलित करने वाले हैं, लेकिन उस दौर की सच्चाई यही थी। जापान की एक गुप्त इकाई यूनिट 731 ने युद्ध बंदियों पर भयानक प्रयोग किए थे। दस्तावेज साफ बताते हैं कि 3000 से ज्यादा जीवित बंदियों पर परीक्षण हुए। इसमें -30 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड में फ्रॉस्ट बाइट का परीक्षण, बिना एनेस्थीसिया के शरीर की चीरफाड़ और जीवित इंसानों पर जैविक हथियारों और सिफिलिस जैसी बीमारियों का ट्रांसमिशन शामिल था। इसी क्रूरता के कारण युद्ध के बाद पूरे एशिया में जापान के प्रति डर का एक गहरा माहौल बन गया था, जिसने उनके लिए पूर्ण शांतिवादी संकल्प लेना एक अनिवार्य जरूरत बना दिया। चलिए तीसरे बिंदु पर आते हैं, आर्टिकल 9 और सॉफ्ट पावर। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही के बाद जापान ने अपनी वैश्विक पहचान को एक बिल्कुल नए सिरे से गढ़ा। अमेरिकी जनरल डगलस मैकार्थर के प्रभाव में तैयार किए गए जापान के 1947 के संविधान का आर्टिकल 9 स्पष्ट रूप से कहता है कि जापान युद्ध को त्याग रहा है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए कभी भी सैन्य शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। इस एक नियम ने जापान को कानूनी तौर पर पूर्ण शांतिवाद से बांध दिया था। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है 188 का ये आंकड़ा। आज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापानी नागरिकों को 188 देशों में बिना वीजा के एंट्री मिलती है। जरा सोचिए, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि कैसे जापान ने हथियारों को पीछे छोड़कर टोयोटा और सोनी जैसे ब्रांड्स अपनी उन्नत तकनीक और एक बेहद अनुशासित नागरिक समाज के जरिए खुद को दुनिया के एक अत्यंत सम्मानित और ताकतवर सॉफ्ट पावर में बदल लिया। लेकिन अब चौथा हिस्सा, क्षेत्रीय खतरे और गैर भरोसेमंद सहयोगी। सवाल ये उठता है कि अगर यह सॉफ्ट पावर रणनीति इतनी ही सफल थी, तो आज टोक्यो इसे छोड़ने पर मजबूर क्यों महसूस कर रहा है? इसका जवाब आज के तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल हालात में है। आज टोक्यो पर पड़ रहा दबाव बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। उत्तर कोरिया की परमाणु और मिसाइल ताकत का तेजी से बढ़ना, हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों और नौसेना की लगातार बढ़ती गतिविधियां, जापानी ऑटोमोबाइल सेक्टर पर 35% अमेरिकी टैरिफ का खतरा, और सबसे बड़ी बात, जापान और दक्षिण कोरिया से महत्वपूर्ण अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणालियों यानी थर्ड THEAD को हटाकर खाड़ी देशों में ले जाया जाना। इन सब चीजों ने मिलकर जापान को झकझोर के रख दिया है। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा यह है कि जापान का अपने सबसे बड़े और पुराने सहयोगी पर से विश्वास उठना शुरू हो गया।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस बयानबाजी पर ही गौर कर लीजिए। जब अमेरिका ने 1960 की सुरक्षा संधि पर खुलेआम सवाल उठाए, पर्ल हार्बर का मजाक उड़ाया और सुरक्षा गारंटी देने से हिचकिचाहट दिखाई, तो जापान को यह स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब पूरी तरह से सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। अगर इस रणनीतिक कैलकुलेशन को समझें तो पहले पारंपरिक सहयोगी सुरक्षा गारंटियों पर सवाल उठाते हैं और व्यापार पर भारी दबाव डालते हैं। फिर महत्वपूर्ण मिसाइल रक्षा प्रणालियां उस क्षेत्र से वापस ले ली जाती हैं। नतीजा, जापान इस नतीजे पर पहुंचता है कि अपने राष्ट्र के अस्तित्व को बचाने के लिए अब सैन्य आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता है। इसी आत्मनिर्भरता ने जन्म दिया है हमारे 5वें बिंदु को, द मोगामी स्टील्थ स्ट्रैटेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कड़ी कैसे जुड़ती है। मोगामी क्लास फ्रिगेट किसी आम युद्धपोत जैसा बिल्कुल नहीं है। जहां एक आम युद्धपोत को चलाने के लिए लगभग 200 नौसैनिकों की आवश्यकता होती है, वहीं मोगामी अपनी उन्नत तकनीक की बदौलत सिर्फ 90 नौसैनिकों के साथ काम कर सकता है। इसका रडार प्रोफाइल इतना एडवांस है कि ये लगभग अदृश्य यानी स्टिल्थ है, और इसकी सबसे बड़ी ताकत दुश्मन की पनडुब्बियों को बेहद तेजी से ट्रैक करना। यह तकनीक इतनी प्रभावशाली है कि ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ $7 बिलियन, जी हां, $7 अरब की डील साइन की है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसे 11 स्टेल्थ युद्धपोत तैयार किए जाएंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 80 सालों के इतिहास में पहली बार जापान सिर्फ हार्डवेयर नहीं बेच रहा, बल्कि अभूतपूर्व टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहा है। अब आते हैं छठे और आखिरी हिस्से पर, इंडो पैसिफिक क्षेत्र का नया सुरक्षा संतुलन। जापान के इस कदम से पूरा रीजनल पावर बैलेंस बदल रहा है। जापान की पुरानी और नई रणनीति के बीच का ये अंतर बिल्कुल साफ है। पहले जापान की नीति एकदम अलगाववादी शांतिवाद की थी, जहां वो पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर था। लेकिन आज का आधुनिक दृष्टिकोण सक्रिय तकनीकी हस्तांतरण और रक्षा सह उत्पादन यानी को प्रोडक्शन का है। जापान अब भारत के साथ मिलकर चीनी पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए इन्हीं मोगामी फ्रिगेट्स के सह उत्पादन की पेशकश कर रहा है। और तो और यूक्रेन के साथ ड्रोन तकनीक साझा करने पर भी चर्चा चल रही है। कुल मिलाकर ये पूरा परिदृश्य एक बहुत गहरी दुविधा को सामने रखता है। 80 वर्षों के कड़े संवैधानिक शांतिवाद को आज के समय के राष्ट्रीय अस्तित्व और क्षेत्रीय स्थिरता की कठोर वास्तविकताओं के खिलाफ तौलना। जो देश कभी अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, फिर जिसने खुद को बदलकर मानवता और तकनीक का वैश्विक लीडर बनाया, वो आज अपनी रक्षा जरूरतों और भू राजनीतिक दबावों के बीच एक बिल्कुल नया रास्ता तलाश रहा है। तो अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सोचने के लिए रह जाता है। क्या घातक तकनीक के निर्यात की ओर जापान का यह नया झुकाव दुनिया की शांति के लिए कोई नया खतरा है, या फिर इस तेजी से बदलती दुनिया में खुद के राष्ट्रीय अस्तित्व को बचाने के लिए उठाया गया एक बेहद जरूरी कदम? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ दशकों की वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेगा। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।